तो मूवी की शुरुआत होती है 2006 के इराक में, जहां 3 अमेरिकन सोल्जर एक खतरनाक बॉम्ब को डिफ्यूज करने पहुंचे। इनमें ये कालू है सैंडबॉर्न, चश्मू एल्ब्रिज और इन दोनों का लीडर ये थॉमसन इस काम में काफी अच्छा था, इसलिए पहले उसने एक रोबोट के थ्रू उस बॉम्ब को देखने का फैसला किया। लेकिन यहाँ की सड़क भी हमारे जैसी ही थी, इसलिए बीच रास्ते में ही उस रोबोट के कुत्ते फेल हो गए। तब थॉमसन बोला कि कोई नहीं, मैं खुद जाकर देखता हूँ। इस काम के लिए एल्ब्रिज और सैंडबॉर्न ने उसे ये भारी भरकम शेरवानी पहनाई, जिसके बाद वो आसपास के लोगों पर भी नजर रखने लगे कि कहीं कोई इनका कांड ना कर दे। या थॉमसन जब बॉम्ब के पास पहुंचा तो उसे बॉम्ब के तार कहीं नहीं दिखे, इसलिए उसने बॉम्ब के ऊपर एक और बॉम्ब रख दिया कि चलो थोड़ी दूर जाकर इसे फोड़ दूंगा। लेकिन तभी एल्ब्रिज ने देखा कि कसाई की दुकान के बाहर एक आदमी थॉमसन को देखते हुए अपने फोन में लगा हुआ है। ये देखकर वो जल्दी से उस आदमी को पकड़ने भागा, लेकिन इतने में उस आदमी ने फोन से एक नंबर डायल करके बॉम्ब को फोड़ दिया, जिसमें आपको भी पता है कि जब ग्रेनेड फटेगा तो थॉमसन की जगह AWM भी होगी तो वो नहीं बच पाएगी, इसलिए थॉमसन का काम यही तमाम हो गया, जिससे सैंडबॉर्न और एल्ब्रिज दोनों बहुत उदास हुए। तभी सैंडबॉर्न वापस अपने बेस पर आया, जहां उसकी मुलाकात जेम्स से हुई, जो कि थॉमसन की जगह लेने वाला था। जेम्स भी बॉम्ब डिफ्यूज करने में काफी माहिर था, लेकिन उसकी एक कमी थी कि वो ऐसे काम करते वक्त ज्यादा रिस्क पर ध्यान नहीं देता। मतलब वो बिना डरे किसी भी सिचुएशन में बॉम्ब को डिफ्यूज करने पहुंच जाता। खैर, अब फिर से अगले दिन ये थ्रीसम ग्रुप एक मिशन पर निकला, जहां इन्हें अमेरिकन सोल्जर से किसी बॉम्ब के होने की टिप मिली। लेकिन वहां पहुंचकर इन्हें कोई अमेरिकन तो छोड़ो, युगांडा वासी भी नहीं दिखा। तभी इन्हें एक हाथ दिखा जो कि अमेरिकन झंडा लहरा रहा था। वहां जाकर इन्होंने देखा तो कुछ सोल्जर्स की बॉम्ब की वजह से लुप हो रही थी। तब जेम्स बोला कि कोई नहीं, हम अब आ गए हैं। तभी उन्होंने बताया कि वो बॉम्ब की लोकेशन उस खट्टी टॉफी की दुकान के पीछे से आ रही है। तब सैंडबॉर्न ने भी आइडिया दिया कि अब हमें शायद रोबोट की मदद लेनी चाहिए, लेकिन जेम्स बोला कि अरे नहीं, रोबोट नहीं, तुम मुझे शेरवानी पहनाओ, मैं देख लूंगा। तभी उसने बीच रास्ते में एक स्मोक बम गिरा दिया, जिससे कि अगर कोई इन पर नजर रख भी रहा हो तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन इस बात से सैंडबॉर्न को काफी गुस्सा आया, क्योंकि अब वो और एल्ब्रिज भी जेम्स को नहीं देख पा रहे थे। यहाँ जेम्स धीरे धीरे उस बॉम्ब के पास पहुंच गया, जहां उसने बॉम्ब की सुतली निकाल दी, जिससे कि अब बॉम्ब को कोई कितना ही दबा ले वो नहीं फटेगा। लेकिन वहां उसे एक और वायर दिखी, और देखते ही देखते वो वायर एक नहीं बल्कि बहुत सारे बॉम्ब्स की वायर थी। कसम से अगर ये बॉम्ब फट गए ना तो जेम्स का जैम बनने में देर नहीं लगेगी। खैर, अब उसने एक एक करके सारे बॉम्ब्स की सुतली निकाल दी, और भाई ये ऐसे सुतली निकाल रहा था जैसे इसने खुद ही डाली हो। खैर, अब अपना काम पूरा करके जेम्स वापस सैंडबॉर्न के पास आया, जहां सैंडबॉर्न उसे समझाने लगा कि हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। अब अंदर की बात तो बताएगा नहीं ना कि सारा क्रेडिट जेम्स को ही मिल रहा है। खैर, अब ये यहाँ से वापस अपने कैंप में पहुंचे, जहां एल्ब्रिज को थॉमसन के जाने का काफी दुख था कि काश वो उस कसाई की दुकान वाले आदमी को वहीं मार देता तो आज थॉमसन जिंदा होता। अब ये अपने अगले मिशन पर निकले, जहां इन्हें लोकल पुलिस से खबर मिली कि गाड़ी की डिग्गी में बॉम्ब रखा हुआ है और वो कार एक बिजी एरिया में थी। तब इन्होंने सबसे पहले वो एरिया खाली कराया, ताकि अगर बॉम्ब फट भी जाए तो ज्यादा माल पानी बर्बाद ना हो। जिसके बाद जेम्स अपनी शेरवानी पहनकर कार की तरफ ही बढ़ने लगा, जहां पीछे से एल्ब्रिज और सैंडबॉर्न आसपास नजर रखे हुए थे कि इतने में ही एक आदमी पेप्सी ने बॉम्ब वाली कार पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि कार में वहीं के वहीं आग लग गई। तब बाकी सोल्जर्स ने पेप्सी को वहां से भगा दिया और जेम्स ने कार की आग बुझा दी, और वो तो शुक्र है कि कार फटी नहीं। तब जेम्स ने गाड़ी की डिग्गी खोली
तो एक बार को तो उसकी भी लुप हो गई कि इतने बॉम्ब। ये देखकर उसने सबसे पहले अपनी शेरवानी उतार दी कि भाई साहब अगर ये बॉम्ब फटे तो शेरवानी कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए पहले से ही हल्का हो जाता हूँ। जिसके बाद उसने बड़े इत्मीनान से उन बॉम्ब्स की वायर को पकड़ना शुरू किया। ये देखकर कालू को और गुस्सा आ गया कि कल तो समझाया था, आज फिर से बकैती शुरू कर दी। लेकिन जेम्स ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि वो तो अपने बॉम्ब की मेन वायर को ढूंढने में लगा हुआ था, जिससे वो उन सारे बॉम्ब्स को एक साथ ही बंद कर सके। तभी एल्ब्रिज ने देखा कि एक लड़का अपने व्हाट्सएप के लिए इनकी वीडियो बना रहा है। साथ ही एक मीनार के ऊपर से कुछ लोग भी इन्हें घूर रहे थे। यही खबर उन्होंने जेम्स को दी, जिसने इनकी इतनी बकबक सुनने के बाद अपना वो रेडियो निकाल दिया। जिसके बाद उसने पूरी गाड़ी को अच्छे से चेक किया कि मिल जा मेरे वायर, मिल जा। यस, मिल गया। उन सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज करके जेम्स ने एक राहत की सांस ली। जिसके बाद वो फूफू करने पहुंचा, लेकिन तभी सैंडबॉर्न ने उसे घूसा दिया कि अब से फालतू बकैती नहीं होनी चाहिए। इतने में यहाँ एक हाई रैंकिंग ऑफिसर आया, जो कि जेम्स के काम से काफी इम्प्रेस हुआ कि वाह भाई, तुमने तो दब बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया। तभी उसने जेम्स से पूछा कि आज तक तुमने कितने बॉम्ब डिफ्यूज किए हैं। जेम्स बोला 837। ये सुनकर सैंडबॉर्न और एल्ब्रिज भी समझ गए कि वो किसी हल्के आदमी के साथ काम नहीं कर रहे। अब थोड़ी देर बाद जेम्स रेड बुल पी रहा था कि तभी उसके पास एक फुटबॉल आई। डरो मत, बॉम्ब नहीं है ये इस बच्चे इवान की बॉल थी, जिसके साथ जेम्स ऐसे ही टाइम पास के लिए खेलने लगा। तभी हमें पता चला कि इवान एक डीवीडी सीडी बेचने वाले के यहाँ काम करता है। अगले दिन जेम्स अपने क्रू के साथ मिलकर उन सारे बॉम्ब्स को फोड़ने चला गया, जो कि उसे मिशन में मिले थे। तभी उसे याद आया कि वो अपने ग्लव्स बॉम्ब वाली जगह ही भूल आया है, इसलिए वो यहाँ से ग्लव्स लेने पहुंचा। तब सैंडबॉर्न भैया के दिमाग में आया कि क्यों न इस जेम्स को उड़ा दिया जाए, वैसे ये कुछ ज्यादा ही हवाबाजी दिखाता है। तब एल्ब्रिज बोला कि मजाक मत करो यार, लेकिन पता है इस वक्त सैंडबॉर्न एकदम सीरियस था, पर फिर भी उसने अपने अच्छे दिल के चलते ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब यहाँ से वापस जाने लगे, तभी इन्हें एक ट्रक दिखा, जिसमें पहले इन्हें लगा कि कोई टेररिस्ट होंगे, लेकिन वो तो इंग्लैंड आर्मी के सोल्जर थे, जो 2 टेररिस्ट को अपने साथ ले जा रहे थे। पर यहाँ उनका टायर पंचर हो गया, जिसे जेम्स की टीम ठीक करने लगी। तभी अचानक से यहाँ इनके एक साथी पर फायरिंग हुई, जिससे ये सारे चौकन्ने हो गए। असल में ये इंग्लैंड आर्मी जिन टेररिस्ट को अपने साथ ले जा रही थी, उसके ही बाकी साथी अब इन पर मिलकर अटैक करने लगे, जिसमें एकदम से फायरिंग होने की वजह से ब्रिटिश आर्मी के एक एक करके 4 सोल्जर्स मारे गए। जिसके बाद यहाँ सिर्फ जेम्स, सैंडबॉर्न और एल्ब्रिज ही बचे थे। तब इस हमले की कमान को खुद सैंडबॉर्न ने संभाल लिया, जिसके बाद जेम्स उसे गोली देता और सैंडबॉर्न उन गोलियों से स्नाइपर्स को उड़ा देता। और एल्ब्रिज भैया क्या कर रहे थे? एल्ब्रिज भैया यहाँ बकरी के पीछे जो टेररिस्ट था उसको पेल रहे थे। धीरे धीरे करके इन्होंने सारे स्नाइपर्स को मार गिराया, लेकिन अभी भी इन्हें अपने बेस से मदद का इंतजार था, इसलिए ये लोग यहाँ बिना पानी पिए ही रहने लगे। वैसे पानी क्यों पीते, इनके पास तो जूस था। खैर अब ये शाम को अपने बेस पर पहुंचे, जहाँ इतनी तगड़ी फाइट जीतने के बाद इन्होंने काफी इंजॉय किया। साथ ही इन्होंने एक दूसरे का पास्ट भी बताया, जिससे इनके बीच का बॉन्ड काफी अच्छा बन गया। अब अगली सुबह इन्हें खबर मिली कि एक बिल्डिंग में ऐसे ही बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, इसलिए ये अपनी टीम को लेकर उस बिल्डिंग में छानबीन करने पहुंचे। तभी इन्हें वहां बहुत सारा सामान दिखा, जिससे कि बॉम्ब्स को बनाया जाता था। लेकिन अभी वहां इन्हें कोई बॉम्ब तो नहीं मिला, बल्कि जेम्स को वो बच्चा इवान मिल गया। और पता है, उसकी बॉडी में ही टेररिस्ट लोगों ने उस बॉम्ब को छिपाया हुआ था। तब जेम्स बड़े कठोर मन से इवान की बॉडी से उस बॉम्ब को निकालने लगा। यहाँ बाहर एक अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट कैम्ब्रिज आसपास के लोगों से बात करके उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहने लगा, क्योंकि यहाँ इन्हें बॉम्ब की टिप मिली थी।
जिसमें वो लोग यहाँ से ना जाने के लिए जवान लड़ाने लगे। इतने में यहाँ जेम्स इवान की बॉडी लेकर आ गया। तब उसने देखा कि ये लोग यहाँ से नहीं जा रहे, तो उसने उन्हें अपनी गन दिखा दी कि चले जाओ वरना हमेशा के लिए चले जाओगे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इन लोगों के यहाँ से जाते ही यहाँ एक ब्लास्ट हो जाएगा जिसमें इनका साइकियाट्रिस्ट कैम्ब्रिज मारा जाएगा। ये देखकर एल्ब्रिज और जेम्स को काफी बुरा लगा। तभी जेम्स ने भी दुख की इस घड़ी में अपने घर पर फोन किया, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी पत्नी को कुछ बता सके। तभी उसे इवान की याद आई, इसलिए वो उस डीवीडी बेचने वाले के पास पहुंचा जिसके पास इवान काम करता था। लेकिन उस शॉपकीपर ने जेम्स से बात तक नहीं की। उल्टा वो तो ऐसे नाटक करने लगा जैसे उसे जेम्स की लैंग्वेज समझ ना रही हो। तब जेम्स ने भी उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसी रात को उसने उस शॉपकीपर को उसकी ही कार में हॉस्टेज बना लिया। तब वो बोला कि बताओ इवान के साथ ऐसा किसने किया। ये सुनकर वो शॉपकीपर जेम्स को एक घर के सामने छोड़ गया, जहां जेम्स को लगा कि शायद अंदर वो लोग होंगे जिन्होंने इवान के साथ गलत किया। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ओल्ड कपल ही रहते थे जिन्होंने जेम्स को देखकर चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी। तब वो यहाँ की चिल्लम चिल्ली से वापस अपने बेस पर पहुंचा, जहाँ उसके पास आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि असल में वहाँ की फोर्स एक बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने जा रही थी। लेकिन जब ये वहाँ पहुंचे तो ऑलरेडी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था। तब जेम्स बोला कि हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो हमले की जगह ये चेक करने के लिए जरूर रहते हैं कि उनका काम पूरा हुआ या नहीं। तब सैंडबोर्न मना करने लगा कि हमें सिर्फ बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए रखा गया है। लेकिन जेम्स ने उन्हें जैसे तैसे कन्विंस कर ही लिया, जिसके बाद ये तीनों अलग अलग दिशा में ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक गन शॉट की आवाज आई, जिसका पीछा करने पर इन्होंने देखा कि एल्ब्रिज ने एक गुंडे को तो मार गिराया, लेकिन बचे हुए 2 गुंडे एल्ब्रिज को आटे की बोरी समझकर ले जा रहे थे। तब जेम्स ने उन दोनों लोगों पर फायरिंग करके उन्हें वहीं खत्म कर दिया। लेकिन इस चक्कर में एल्ब्रिज के पैर में भी एक गोली लग गई, जिसके बाद उसे अगली सुबह ही वापस अमेरिका भेज दिया गया, जहां जाते जाते वो जेम्स को सुनाने लगा कि इसकी वजह से मेरी एक टांग नकली हो गई। खैर, अब इनके मिशन को पूरा होने में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे, जिसमें इन्हें इनका आखिरी टास्क मिल गया, जो था इस बेकसूर आदमी के शरीर से सारे बॉम्ब्स को निकालना। लेकिन ये बेचारा काफी डरा हुआ था। तब जेम्स ने वो बॉम्ब देखे तो उसके कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने सैंडबोर्न से एक प्लास मंगाया, जिससे कि वो बॉम्ब्स के सारे तालों को तोड़ सके। लेकिन वो ताले तोड़े कब, क्योंकि बॉम्ब तो सिर्फ 2 मिनट में ही फटने वाला था। इसलिए इतनी मेहनत के बीच ही जब उस बम को फटने में 15 सेकंड रह गए, तो जेम्स ये कहकर पीछे आ गया कि काश मैं तुम्हें बचा पाता। ये कहते हुए उसकी आवाज में वो दर्द साफ झलक रहा था, जो कि इस धमाके से उसकी कमर में भी हुआ होगा। इस हादसे के बाद जेम्स अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया, जहां उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि कहाँ रोज रोज को चैलेंजिंग करना और कहाँ अब उसे सिर्फ घर में बैठे रहना या इधर उधर घूमना था। इसलिए उसने अपने छोटे बच्चे को समझाया कि बेटे, शायद तुम्हारे पापा सिर्फ सोल्जर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये कहकर जेम्स बॉम्ब स्क्वाड में वापस आ गया, जहां वो बैटलफील्ड के बीच में ही अपनी जिंदगी बिताने वाला था। अब आपके लिए एक जरूरी सूचना कि जिसने अभी तक डॉनली भैया की नई मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी, वो कमेंट सेक्शन से हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख लेना, अगर YouTube ने वो वीडियो नहीं उड़ाई हो तो, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि जब मैं ये वीडियो डालूंगा तब तक YouTube मेरा खेला कर चुका होगा या नहीं। अब चलो आज के शाउट आउट देखें, जहाँ आदिल भाई का कमेंट है कि ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे भी होगी राखी के बाद होगी। वाह भाई वाह, लेकिन इस पर कोई जोक नहीं बना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ समीर भाई खली की दही का गलत मतलब समझ गए। अरे भाई, मैं खाने वाली दही की बात कर रहा था यार, न कि निका। खैर जाने दो। सौरभ भाई को हर दूसरी बात में डबल मीनिंग लग रही है। तो भाई देखो, मैं तो शराफत के साथ ही एक्सप्लेन करता हूँ,
बाकी आप क्या सोच रहे हो मेरे को नहीं पता भाई। यहाँ यूसुफ भाई का कमेंट देखो, डुरांड नाम का क्या बना दिया, एक बंदा जूसी का क्या निकाल दिया। वाह भाई, जिसको अभी कमेंट नहीं समझ में आ रहे ना, तो वो ये बटिस्टा वाली एक्सप्लेनेशन देख लेना, सब समझ आ जाएगा कि डुरांड, जूसी, खली की दही, सब कुछ। अब चलो, ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही सब्सक्राइब बटन में बीच वाली उंगली कर देना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।